आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 37 CPC 9008 जिसका टाइटल है समरी प्रोसीजर ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट्स मीन ये ऑर्डर 37 इस सब्जेक्ट से डील करता है कि जब भी आपका ना कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कोई भी केस वगैरह होगा तो उन मैटर्स के अंदर समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। टोटल 7 रूल है इस ऑर्डर के, लेकिन इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है पहले कि हमें इसके सब्जेक्ट से मतलब क्लियरिटी हो, क्योंकि उसमें जो वर्डिंग यूज़ हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समरी प्रोसीजर, जब हमें इन्हीं का नहीं पता होगा कि बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, समरी प्रोसीजर क्या होता है, तो हमें ऑर्डर की क्या खाक समझ आएगी। तो लिहाजा पहले हम लोग इन टर्म को समझते हैं, फिर हम लोग इसके रूल्स की तरफ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि समरी प्रोसीजर क्या होता है। समरी प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि समरी जजमेंट के अंदर फॉलो किया जाता है। अब समरी ट्रायल में आप कह सकते हो फॉलो किया जाता है या समरी जजमेंट में फॉलो किया जाता है। सो ये बेसिकली समरी ट्रायल समरी जजमेंट क्या होती हैं? ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस ऑफ लॉ आप कह सकते हो जिसके अंदर पूरी जो ऑर्डिनरी ट्रायल की लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉलो नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्राइमा फेसाई केस होता है। कोर्ट को नज़र आ रहा होता है कि ये केस किस पार्टी के फेवर में जा रहा है, या फिर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाती या डिफेंडेंट डिफेंड नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो इन ग्राउंड्स पर जो भी प्राइमा फेसाई जजमेंट बनती है वो कोर्ट जो है वो दे देती है। मतलब पूरा जो है ऑर्डिनरी ट्रायल की तरह जो पूरी लंबी लॉन्ग प्रोसीडिंग है वो कोर्ट नहीं चलाती। ये होता है समरी प्रोसीजर। इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पार्टी है और वो कहती है कि मेरे पास इस पार्टी का चेक है जिसके तहत इसने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं। ये इसके साइन वगैरह हैं और ये अब आप मुझे इससे रिलीफ दिलवाएँ। अब ये साफ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साइन वगैरह हैं इस पे, तो कोर्ट इसे रिलीफ दिलवा देगी। ये बात की बातें हैं, लेकिन अगर डिफेंडेंट ये कह दे कि चेक मेरा नहीं है या ये साइन मेरे नहीं हैं, या जो है वो मुझसे फ़ोर्सफुली इस पे साइन करवाए गए हैं, अगर तो वो इस चीज़ को साबित करने में कामयाब हो जाता है, तब वो अलग बात है। लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर डिफेंस ही ना हो इस सिचुएशन का और प्राइमा फेसाई केस है, चेक पर इसके साइन है, नज़र आ रहा है सब कुछ कि किसके फेवर में जाना है, तो कोर्ट इस मैटर में समरी प्रोसीजर को फॉलो करेगी। नेक्स्ट है आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सो कह रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक तरह के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जो है कानून में, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। सो कह रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इस तरह के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कोई मॉनेटरी वैल्यू रखते हैं, जिन्हें आप पैसों की सूरत में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसकी बेस पे कोई पर्सन आपसे मनी क्लेम कर सकता है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रो नोट, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वगैरह आते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के मैटर से जितने मुतल्लक हमारे केसेस होंगे, उनके मैटर्स के अंदर समरी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, बिकॉज़ दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डर 37 ऑफ CPC 9008। अब रूल्स की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक मिथ है जो कि क्लियर करनी ज़रूरी है कि हमारी कॉमन प्रैक्टिस में ये चीज़ पाई जाती है कि जब भी किसी पर्सन का चेक बाउंस हो जाता है, किसी एक पार्टी ने उसके पैसे देने हैं, उसने उसको चेक दिया हुआ है, चेक बाउंस हो जाता है, उसमें वो जो पैसे लिखे होते हैं वो उससे नहीं उसे मिल पाते, तो वो उसके खिलाफ जो है वो 489 FPPC ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पर्चा करवा देते हैं, FIR लॉन्च करवा देते हैं कि भाई इस पर्सन ने इतने पैसे देने थे, ये चेक इसका डिफ़ॉल्ट हो गया है, बाउंस हो गया है, इसने तो दिए ही नहीं। तो इस मैटर के अंदर जस्ट उस पर्सन को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या हो सकता है अगर वो पैसे ना दे तो उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है, और हो सकता है वो पर्सन बेल करवा दे और कोर्ट FIR को क्वैश कर दे, डिसमिस कर दे। तो अब आप कहाँ के रह जाओगे? आपको तो सिर्फ़ वो क्रिमिनल रेमेडी से मिल जाएगी। पैसों की अगर आपने रिकवरी कर ली है तो फिर आपको ऑर्डर 37 के तहत ही प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने उसको सज़ा भी दिलवाना है तो वो आपकी इस मैटर में क्रिमिनल रेमेडी है, 489 FPPC की वो आपकी क्रिमिनल रेमेडी है कि आप उसे सज़ा दिलवा सकते हो कि वो अगर आपको चेक की जो अमाउंट लिखी है वो पेमेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो जो पैसे उस पे लिखे हुए थे और जो एक्चुअल रिलीफ है वो आपको मिल जाएगा। वो लेने के लिए आपको ऑर्डर 37 के तहत ही केस ही फाइल करना पड़ेगा। सो अब इसे स्टार्ट करते हैं। सो कहते हैं रूल 1 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर, दिस ऑर्डर शैल अप्लाई ओनली टू अ हाई कोर्ट, टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड टू एनी अदर सिविल कोर्ट नोटिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। अब लिटरली इंटरप्रिटेशन इस लाइन की ये बनती है कि ये जो ऑर्डर 37 ऑफ CPC है, इसकी प्रोवियल की इम्प्लीमेंटेशन होती है जस्ट हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, या उस किसी सिविल कोर्ट पे जिसको हाई कोर्ट बाय नोटिस नोटिफाई कर दे कि इसके पास अथॉरिटी। इट्स मीन ये हुआ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मतलब आपको अगर कोई केस फाइल करना है तो वो उस मैटर में किस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगी, इस पे 3 कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन हो सकती है। एक तो हाई कोर्ट के पास, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और उसके अलावा किसी भी सिविल कोर्ट के पास जिसको हाई कोर्ट नोटिफाई कर दे। मतलब इन कोर्ट के अंदर आप लोग अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मतलब केस लेकर जा सकते हो।
नेक्स्ट है रूल 2, जो कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सबरी सूट अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स्ट्रा। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से आप लोग सबरी सूट दायर करोगे। टोटल कितने सब रूल है इसके? 3 है। सब रूल 1, सब रूल 1, all suit upon bill of exchange, huldies or promissory note may, in case the plaintiff desire to proceed hereunder, be instituted by presenting a plate in the form prescribed. But the summons shall be in a form number 4 in Appendix B or in such other form as may be from time to time prescribed. अगर तो प्लेंटिफ की डिज़ायर है, मतलब कि उसे बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट होल्डी के मतलब के इस फाइल करना है, डिज़ायर टू प्रोसीड मतलब उस मैटर के मतलब केस लेकर जाना जाता है। तो अगर उसने केस लेकर जाना है तो उसको केस लाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट से ये है कि उसने एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में प्लेट जमा करवा ली है। मतलब जैसे कि वो कह रहे हैं कि दावा इंस्टीट्यूट होता ही कब था? सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी और ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी कहता था भाई दावा तभी इंस्टीट्यूट आपका कंसीडर किया जाएगा जब आप प्लेट प्रेजेंट करोगे। सो ये कह रहे हैं अगर आपकी चाह है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट या हुल्डीज के मतलब केस फाइल करना है, तो अब आपको केस फाइल करने के लिए सबसे पहले एक दावा यानी प्लेट जमा करवानी पड़ेगी। और वो प्लेट किस तरह जमा करनी है? इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्लेट को सबमिट करने का कहा आपको बताया गया है ऑर्डर 6-7 ऑफ द सीपीसी। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि आपकी प्लेट किस तरह होनी चाहिए वगैरह। जो इसके प्लेट की रिक्वायरमेंट है ना, उसी तरह आपने सबमिट कर ली है। बट द समन शैल बी इन द फॉर्म। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपने इली बेटर यानी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट और होल्डिंग चेक इनसे रिलेटेड केस फाइल करना है तो प्लेट तो जो ऑर्डनरी सूट पे जो प्लेट जिस तरह सबमिट होती है उस तरह ही होगी। लेकिन समन जो है वो इन्वर्टर के अंदर डिफरेंट होगा। मतलब ऑर्डनरी सूट के अंदर जब आपका समन जारी होता था वो ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी और सेक्शन 27 टू 32 ऑफ सीपीसी की प्रोविजन के तहत जारी होता था। लेकिन यहाँ पर जब आपका समन जारी होगा इस मैटर के अंदर यानी हुल्डिस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के मैटर के अंदर जो केस के अंदर जो आपका समन जारी होगा उस समन का फॉर्मेट होगा जो सीपीसी के अपेंडिक्स बी के फॉर्मेट नंबर 4 में बताए गए उनके मुताबिक, या फिर किसी और फॉर्म में जो भी टाइप टू टाइप बता दिया जाता है लॉ में कि नहीं अब इस तरह का होना चाहिए। सो आई होप सब रूल वर्क क्लियर होगा। अब जाते सब रूल 2, इन एनी केस इन विच द प्लेट एंड समन आर इन सच फॉर्म respectively the defendant shall not appear और डिफेंड द सूट। वो कह रहे हैं अब किसी भी केस के अंदर जिसके अंदर प्लेट और सबल इस फॉर्मेट में होता है तो यहाँ पर जो है वो डिफेंडेंट का राइट टू पेयर और डिफेंड नहीं होता। लाइक ऑर्डिनरी सूट आपके पास राइट टू डिफेंड होता है जो कि आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है कि उसके अगेंस्ट जब भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है आया वो सिविल है क्रिमिनल, उसको राइट टू डिफेंस हासिल है। लेकिन यही वो कह रहे हैं कि जब इल मैटर्स के अंदर यानी सबरी प्रोसीजर वाले केसेस के अंदर जब आपके अगेंस्ट दावा दायर हो जाता है और समन आपको जारी हो जाता है तो यहाँ पर डिफेंडेंट का ना तो राइट टू पेयर्स है ना राइट टू डिफेंड है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा तो कि क्या ये सबरी प्रोसीजर जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, क्योंकि ये तो हमारे एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैं आपको वीडियो में लास्ट में क्लियर करूंगी। अभी तक ये बस आप अपने क्वेश्चन अपने माइंड में रखें या अपने पास नोट कर ले। सो कह रहे हैं कि अगर तो इस मैटर में मतलब सबरी केसेस के अंदर राइट टू डिफेंड और राइट टू पेयर नहीं होता डिफेंडर के पास अनलेस ही ऑब्टेन लीव फ्रॉम अ जज एज हेयर आफ्टर प्रोवाइडेड सो टू अपेयर एंड डिफेंड। वो कह रहे हैं कि जब तक है तो नहीं, लेकिन तब तक नहीं है जब तक वो जज से बकायदा इजाज़त ना ले ले राइट ऑफ अपेयर होने की डिफेंड करने की हेयर आफ्टर प्रोवाइडेड। मतलब आगे आपको पता चलेगा कि किस तरह वो इजाज़त लेता है। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ हिज obtaining such leave or of his appearance and defense in pursuance thereof, the allegation in the plaint shall be deemed to be admitted। कह रहे हैं कि अगर तो उसकी गलती है उसकी गफलत है कि ना तो वो ये इजाज़त लेता है अपनी अपेयरेंस और डिफेंड की कोर्ट से, तो फिर उसके नतीजे में जब उसे खुद नहीं परवाह तो कोर्ट को भी कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि फिर अब इसने नहीं ना ली इजाज़त तो जो भी प्लेंट के अंदर एलिगेशन इसके अगेंस्ट लगाया होता है वो भी एडमिट कंसीडर किया जाता है। एंड द प्लेंटिफ शैल बी इंटाइटल टू अ डिग्री। और प्लेंटिफ जो है वो इस सिचुएशन मतलब अगर वो नहीं आया ना उसने अपने आप को डिफेंड किया ना उसने राइट ऑफ अपेयरनेस और राइट ऑफ डिफेंड की दरख्वास्त दी कोर्ट से इजाज़त नहीं ली, तो अब इस सिचुएशन में जो एलिगेशन है प्लेंट में इस पर लगा होगा वो कंसीडर किया जाएगा कि बिल्कुल ये इसने ये एडमिट कर लिया है, क्योंकि उसका ना आने से यही तासुर मिल रहा है कि वो खुद एडमिट कर रहा है। क्योंकि अगर वो एडमिट ना करता तो वो आता आके इजाज़त देता।
कि मुझे राइट ऑफ डिफेंस चाहिए, मुझे राइट ऑफ अपेयरेंस चाहिए, और वो कह रहे हैं कि अब एडमिट होने की वजह से ये प्लेंटिफ जो है वो क्या कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये प्लेंटिफ जो है वो डिक्री का एंटाइटल है, मतलब डिक्री इसके फेवर में कर दी जाए। ये बेसिकली सिनेरियो उसी सिचुएशन से डील करता है जैसा कि हम लोग इक्विटी में मैक्सिम नंबर 5 है जो हम लोग पढ़ कर आए हैं। लॉ में आपने पढ़ा ही होगा। ये मैक्सिम है कि बेसिकली कि लॉ फेवर द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, यानी कोर्ट जो है वो लॉ जो है आपको सिर्फ सपोर्ट करता है जो पर्सन एक्टिव है, खुद अपने राइट के लिए एक्टिव है, उसको लॉ सपोर्ट करता है, ना कि ऐसे पर्सन को जिसे खुद ही परवाह नहीं है। जैसे इससे मतलब मुझे एक शेर याद आया कि जैसे था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो आप जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो जिस तरह की ये सिनेरियो है कि अगर कोई पर्सन अपने लिए खुद ही कुछ नहीं करना चाह रहा, तो कोई उसे क्यों रिलीफ प्रोवाइड करेगा? अगर तो इसको था कि मेरे अगेंस्ट ये सही दावा नहीं दायर किया गया, मिस्टर डिफेंडर को ये लगता था और उसके पास राइट टू डिफेंड नहीं था इस मैटर में, तो उसे कोर्ट से जाके रजू करना चाहिए था। कोर्ट में जाके दरख्वास्त देता कि मुझे राइट टू डिफेंस करने की इजाज़त दें। लेकिन अगर वो नहीं चाहता, तो ये समझा जाता है कि भई ये तो जो भी एलिगेशन इस पर कि ये लगाया है ना प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में, ये वो उसे एडमिट कर रहा है। और अब जो कि एडमिट कर रहा है, इसका मतलब ये कि प्लेंटिफ एंटाइटल्ड टू डिक्री है। अब क्या होगा क्लॉज़ ए के तहत कि डिक्री मतलब किस तरह उसमें क्या डिक्री में से मिल सकता है प्लेंटिफ को? कह रहे हैं कि फॉर द प्रिंसिपल सम ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 और सेक्शन 80, as the case may be of the Negotiable Instrument Act 1881 up to the date of the institution of the suit। तो कह रहे हैं कि अगर तो डिक्री आ जाती है ना प्लेंटिफ के फेवर में, तो वो इंटाइटल होता है सबसे पहले तो उस प्रिंसिपल सम अमाउंट का जो कि इंस्ट्रूमेंट में ड्यू थी डिफेंडेड पर। मतलब अगर 10,000 रुपये का दावा था, बिल ऑफ एक्सचेंज पे था, या चेक पे था, या प्रोमिसरी नोट, जिस भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेस पे वो उस पर अगेंस्ट दावा कर रहा था और उसने राइट टू डिफेंड नहीं लिया। फ़र्ज़ कर लेंगे 10,000 के चेक के मतलब केस चल रहा था। अब उसने डिफेंड का राइट नहीं लिया, कोर्ट से आके उसने डिफेंड नहीं किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर क्या है? 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये का जो है वो एंटाइटल हो जाएगा प्लेंटिफ। प्लस वो कह रहे हैं कि वो इंटरेस्ट का भी साथ में एंटाइटल हो जाएगा, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 79 और 80 के तहत। और किस डेट तक ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा? अप टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, मतलब दावा दायर करने की डेट तक जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसका प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का, ये प्लेंटिफ एंटाइटल हो जाएगा कि ये इतनी अमाउंट जो है इसके फेवर में डिक्री कर दी जाए। और फॉर द सम मेंशन इन द समन विच एवर इज लेस, या फिर उस सम का एंटाइटल होगा जो कि समन में मेंशन होगी, जो इनमें से कम होगी। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि दो अमाउंट आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। नंबर वन अमाउंट तो प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिखी हुई है वो प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट जो कि दावा दायर करने से तक जितनी भी कैलकुलेट बनती है सेक्शन 79 80 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वो अमाउंट, या फिर जो अमाउंट उसने समन में मेंशन की हुई है, मतलब उसने समन में लिखा हुआ है कि मुझे इतनी अमाउंट का मेरे रिलीफ के लिए सेटिस्फैक्ट्री होगी। इन दोनों में से जो कम होगी उसका वो डिक्री में एंटाइटल होगा, उतनी अमाउंट से दिलवाई जाएगी। एंड फॉर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ द डिक्री एट द सेम रेट और सच अदर रेट एज द कोर्ट थिंक फिट। और इसके अलावा कह रहे हैं कि डिक्री आने तक भी जितना उसका इंटरेस्ट बनता होगा वो भी उसी सेम रेट यानी सेक्शन 79 और 80 के तहत कैलकुलेट किया जाएगा, उस रेट के मुताबिक जो कि कोर्ट बेहतर समझेगा। सो आप ये समझ लो कि वो इंटाइटल होगा डिक्री का, डिक्री में वो किस अमाउंट का हकदार होगा? नंबर वन तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो दावा दायर करने तक जो इसका इंटरेस्ट बनता है वो, या फिर जो अमाउंट समन में लिखी हुई, इन दोनों में से जो कम है वो उसे मिलेगी। इन दोनों में से तो कंट्राडिक्टरी हो गया। प्लस वो कह रहे हैं कि सिर्फ दावा डिक्री की आने तक भी जितना इंटरेस्ट इसका बनता है ना वो भी उसका भी एंटाइटल होगा। यानी उन दो अमाउंट में से कोई एक अमाउंट जो कम होगी, प्लस ये जो डिक्री तक आने तक जो इंटरेस्ट बनता है वो, इसका वो एंटाइटल हो जाएगा। आई होप यू गोट माई पॉइंट। नेक्स्ट है क्लॉज पी, फॉर सच सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इफ एनी एज द कोर्ट में ऑर्डर अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस कोड। इसके अलावा अगर कोई सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट का भी एंटाइटल इसको दिलाया जा सकता है डिक्री में, अगर तो कोर्ट सेक्शन 34 ऑफ दिस कोड के तहत समझे कि में है ना, कि लाजम नहीं, अगर कोर्ट समझे तो वो भी इसको ये दिलवा सकती है। इसके अलावा कोई और सम और कोर्स जो कि लॉ में बताया गया है उसके लिए वो भी इसको मिल सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द प्लेंटिफ क्लेम मोर देन सच फिक्स सम फॉर कोर्स द कोर्स शैल बी सर्टेन इन द ऑर्डिनरी वे। तो कहे अगर प्लेंटिफ ना वो ज़्यादा फिक्स सम और कोर्स है उससे ज़्यादा डिमांड करा तो उसे एक आम तरीके से फिर उसकी कैलकुलेशन की जाएगी और डिक्री जो है वो पास होगी इस रूल के तहत। फिर आगे फर्दर कह रहे इसकी एग्जीक्यूशन होगी, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन पे बार नहीं है। ज़ाहिर सी बात है डिक्री
लेके आपने अपनी जेब में तो नहीं ना रखनी, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, आपने बाकायदा कानूनी लिटिगेशन की थी, पैसे लगे हैं आपके, तो फिर कोई रिलीफ आपको मिलेगा, आपको एग्जीक्यूट तो कराना है, तो वगैरह डिग्री पास होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। नेक्स्ट है सब रूल 3। रूल 3 कहता है आपको कि डिफेंडेंट शोइंग डिफेंस ऑन मेरिट टू हैव लीव टू अपीयर। मतलब वो अब आके रूल 3 बेसिकली बता रहा है कि वो आएगा कोर्ट में, कहेगा कि भाई मेरा राइट टू डिफेंस, राइट टू पेयर बनता है, मेरिट पे है मेरा। द कोर्ट शैल अपॉन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट गिव लीव टू अपेयर एंड टू डिफेंड द सूट। अब कोर्ट के पास ये कोर्ट पर ऑब्लिगेशन को शेल का वर्ड लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जैसे ही डिफेंडेंट दरख्वास्त देता है ना, तो उसकी दरख्वास्त पर उसे इजाज़त देते हैं कि भाई आप आ सकते हो और सूट को डिफेंड कर सकते हो अपॉन एफिडेविट। मतलब इस दरख्वास्त के साथ उसने बयान हल्फी भी लगाना है, विच डिस्क्लोज सच फैक्ट एज वुड मेक इट इनकम्बेंट ऑन द होल्डर टू प्रूव कंसिडरेशन और सच अदर फैक्ट एज द कोर्ट में डीम सफिशिएंट टू सपोर्ट द एप्लीकेशन। उस एफिडेविट में इसने वो ग्राउंड्स और फैक्ट्स डिस्क्लोज करने, मेंशन करने, जो कि जिस पर्सन के पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ये जामिन बनाते हैं, उस पर ये ऑब्लिगेशन डालते हैं कि भाई वो इस चीज़ को साबित करे। मतलब वो उसका वो बोनाफाइड होल्डर है कि उसके पास गलती से किसी का मिसप्लेस होकर आ गया है और वो उस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। सो वो कह रहे हैं कि वो उस पर ज़िम्मेदारी डालते हैं, वो ये और सच अदर फैक्ट एज़ द कोर्ट में डीम सफिशिएंट टू सपोर्ट द एप्लीकेशन, या कोई और फैक्ट इसने एप्लीकेशन में लिखने हैं जो कि कोर्ट को बेहतर लगता है। मिसाल के तौर पर आप इसको एग्जांपल से समझिए कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास एक चेक है। वो कहता है कि भई ये मिस्टर ज़ेड के इस पर साइन है, ये 1 लाख का चेक है, इन्होंने मेरे पैसे देने हैं, इन्होंने मुझसे उधार लिया था और गारंटी में आप इन्होंने मुझे चेक दे दिया था। मिस्टर ज़ेड कहते हैं कि भई ठीक है, साइन तो ये मेरा ही है, लेकिन ये मैंने मिस्टर ए के फ़ेवर में नहीं किया था, ये तो मैंने वैसे ही बैंक से पैसे निकलवाने थे और ये मेरा चेक जो है वो गुम हो गया। अलबत्ता मुझे डाउट है कि इनके पास जो है या तो गलती से आया है या इन्होंने चोरी किया है चेक, मुझे नहीं पता इनके पास किस तरह आया है, कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करे। अब वो अपनी एप्लीकेशन में एफिडेविट में ये लिख देता है कि भई ये जो होल्डर है ना, यानी मिस्टर ए हैं इस चेक के, उन पर इनकम्बेंट, उन पर ये ज़िम्मेदारी है कि भई वो साबित करें कि वो उनके पास ये आया कैसे। तो अब ये सिनेरियो कोर्ट को लगता है कि अच्छा ठीक है, अब ये मैटर इस तरह है कि अब डिफेंडर के पास कोई सबूत है इसका, वो आगे से कह देता है कि कोई सबूत लगा बता देता है कुछ इस तरह, तो फिर कोर्ट फिर उसे इजाज़त दे देती है कि अच्छा ठीक है, अब आप दोनों ना अपने इसका आपका ट्रायल होगा, आप इसे डिफेंड करो। सब रूल 2 लीव टू डिफेंड मे बी गिवन अनकंडीशनली और सब्जेक्ट टू सच टर्म एज टू द पेमेंट इनटू द कोर्ट गिविंग सिक्योरिटी फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इशू और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक फिट। अब वो कह रही है कि जो इजाज़त आपको मिल रही है वो 2 तरीकों से मिल सकती है, मतलब 2 या तो कंडीशनली यानी कुछ कंडीशन के साथ मिल सकती है, कुछ कंडीशन लगाकर भी मिल सकती है। अनकंडीशनली भी मिल सकती है बगैर किसी कंडीशन के, और कंडीशनली भी मिल सकती है कि कंडीशंस लगा के। अब कंडीशन किस तरह है कि वो कह रहे हैं कि आपसे ना वो कोर्ट पेमेंट ले रही है, लाइक वो आपसे सिक्योरिटी वगैरह ले रही है, तो मतलब जो भी आपकी फ्रेमिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ इशू हो, जो भी कोर्ट बेहतर समझे किस चीज़ के लिए उसे सिक्योरिटी लेनी चाहिए, उसके लिए वो आपसे सिक्योरिटी ले रही है। क्योंकि हो सकता है कि अभी, क्योंकि आप देखो ना यार, प्राइमा फेसाई केस है। अब इस केस जो है वो मिस्टर ए के फ़ेवर में जा रहा है, उनके पास चेक है। मिस्टर ज़ेड कह रहे हैं कि नहीं, ये साबित करें इनके पास किस तरह आया कि मैंने तो इनको इनके नाम पे दिया ही नहीं था। तो अब ये चीज़ साबित करने के लिए कोर्ट को, अब ज़ाहिर-सी बात है कोर्ट का प्रीशियस टाइम है वो लगेगा, तो उसे फ्रेमिंग इशू फ्रेम करने पड़ रहे हैं, और हो सकता है कि लास्ट में मिस्टर ज़ेड जो है वो हार जाएँ केस, तो वो उनसे सिक्योरिटी ले रहे हैं कि ताकि जो ब्लेम ऑफ लिटिगेशन जो है मिस्टर ज़ेड पर आएगा, तो लास्ट में मिस्टर ए के क्लेम को सैटिस्फाई कर सकें कि भई चेक के भी पैसे आपको दिलवाएँगे और जो आपको इनकी वजह से कानूनी कार्रवाई से गुज़रना पड़ा, उसके पैसे भी आपको मिल जाएँगे, तो वो सिक्योरिटी वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट 1905 की सेक्शन 5 की प्रोविज़न है ना, वो अप्लाई होती हैं इस दरख्वास्त को सबमिट करते हैं। मतलब अगर आपसे कोई डिले हो जाती है दरख्वास्त को सबमिट करने में, या दरख्वास्त जो आपने सबमिट करनी है लीव टू डिफेंड की, तो फिर आप सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की प्रोविज़न अप्लाई होंगी। मतलब आप कहेंगे भई कि इन वजूहात से मुझ पर से डिले हो गई। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस हो गया, उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर रूल 4 पे जाते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा कि भई उसको डिफेंड करने का राइट नहीं है, लेकिन अगर वो कोर्ट से इजाज़त ले ले लीव टू डिफेंड की दरख्वास्त है, तब उसके पास है। अब ये जो लीव टू डिफेंड की दरख्वास्त है, ये बेसिकली दायर करने के लिए उसके पास 10 दिन होते हैं। 10 दिन के अंदर-अंदर उसने दरख्वास्त दायर करनी होती है। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के आर्टिकल 159 में बताया हुआ है, 159 में बताया हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल 4 की तरफ। रूल 4 कहता है पावर टू सेट असाइड डिक्री। पावर टू सेट असाइड डिक्री आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेट असाइड द डिक्री and if necessary stay or set aside execution।
and may give leave to defendant to appear to the summon or to defend the suit. Rule 4. After decree, the court may, under special circumstances, set aside the decree and, if necessary, stay or set aside execution, and may give leave to defendant to appear the summon and to defend the suit if seem reasonably to the court to do so, and on such term as the court think fit. अब रूल 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये सिनेरियो बताया जा रहा है कि भाई देखें, अगर तो उसको राइट टू डिफेंड नहीं भी मिला डिफेंडेंट को, और डिक्री पास हो गई प्लेंटिफ के फेवर में, यानी एक्स पार्टी डिक्री हो गई, तो अब इस सिचुएशन में अगर कोर्ट को बेहतर लगता है कि रीज़नेबल है उसको राइट टू डिफेंड करने का मौका दिया जाए डिफेंडेंट को, तो कोर्ट अपनी पहले से पास शुदा डिक्री को सेट असाइड कर सकता है, या फिर उसकी एग्जीक्यूशन को स्टे या सेट असाइड कर सकता है, और उसे मौका दे सकता है कि आके अपने आप को डिफेंड करे। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई डिक्री पास होने के बाद स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्री को सेट असाइड कर सकता है, अगर ज़रूरी हो तो इसकी एग्जीक्यूशन को सेट असाइड स्टे कर सकता है, और डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी, उसे मौका देता है कि भाई आप आओ समन के बाद आप आओ, जो समन आपको जारी किया इसके नतीजे में आप आओ और सूट को डिफेंड करो। और अगर कोर्ट को बेहतर लगता है तो कोर्ट जो है उससे सिक्योरिटी वगैरह या जो भी उसे टर्म्स बेहतर लगती हैं उसमें वो उसे ज़्यादा देगा, मतलब सिक्योरिटी वगैरह लेना चाहे तो ले सकता है। नेक्स्ट है आपके पास रूल 5, वो कहते हैं कि भाई पावर टू ऑर्डर बिल एक्स्ट्रा टू बी deposited with officer court. In any proceeding under this order, the court may order the bill, hundi, or note on which the suit is founded to be forward deposited with an officer of the court, and may further order that all proceedings shall be stayed until the plaintiff gives security for the cost thereof. वो कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसीडिंग जो इस ऑर्डर के अंदर हो रही है ना, उसके तहत कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कह सकता है कि भाई ये जो बिल, हुंडी और प्रोमिसरी नोट है जिसके ऊपर आपका सूट बेस करता है, ये आप कोर्ट में डिपॉजिट करवा दें, कोर्ट के ऑफिसर के पास जमा करवा दें, और फर्दर ऑर्डर दे सकता है कि ये तमाम प्रोसीडिंग को स्टे आउट कर दिया जाए जब तक प्लेंटिफ जो है वो इसकी सिक्योरिटी नहीं दे देता फॉर द कोज देयर ऑफ। मतलब ये जो केस वगैरह चल रहा है, और एट द एंड हो सकता है कि ब्लेम ऑफ लिटिगेशन प्लेंटिफ पे आ जाए, किसका झूठा दावा हो, तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है कि भाई प्रोसीडिंग को तब तक रोका जाए तब तक ये सिक्योरिटी नहीं जमा करवा देता प्लेंटिफ। नेक्स्ट है रूल 6, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नथिंग नॉन अपेयरेंस ऑफ डिसऑनर बिल और नोट। Wherein the holder of every dishonored bill of exchange or promissory note shall have the same remedies. The holder of every dishonored bill of exchange or promissory shall have the same remedies for the recovery of the expenses occurred in noting the same for non-acceptance or non-payment or otherwise by reason of such dishonor as he has under this order for the recovery of the amount of such bill or note. मतलब वो कह रहे हैं कि भाई देखे, जिस तरह एक पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के ऊपर जो अमाउंट मेंशन है उसे पे नहीं की जाती, तो उसकी रिकवरी के अंदर जो इस ऑर्डर के तहत उसके पास सेम पावर और प्रिविलेजेस थी ना, या जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन थी, वही सेम पावर और प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन उस पर्सन के पास भी हैं जिसको पेमेंट नहीं मिली इस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे, क्योंकि वो डिसऑनर हो गए, वो बाउंस हो गए। होता है ना कि आप चाहते हो कि ये पैसे मुझे मिले, लेकिन वो कहते हैं कि भाई इसका तो अकाउंट बैंक बैलेंस ही खाली है, तो फिर अब आपको पैसे किस तरह से मिलेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको पेमेंट ही मिलती उस पर्सन के, उसने भी ऑर्डर 37 की प्रीमियम अप्लाई करना है, इसी तरह अगर आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, और जो अब आपके इसके ऊपर खर्चे वगैरह आते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को क्लेम के लिए और रिकवरी के लिए आप जो है वो सेम ऑर्डर 37 के प्रोविजन के तहत ही केस फाइल कर सकते हो। आपके पास भी वही सेम राइट है। रूल 7, प्रोसीजर सूट सेव एज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, द प्रोसीजर इन सूट हेयर अंडर शैल बी द सेम एज द प्रोसीजर इन सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं इस रूल 7 में, जनरल और एक्सेप्शन। जनरल ये कहता है कि जो इस सूट्स के अंदर, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से मुतल्लक और प्रोमिसरी नोट से मुतल्लक जो भी आपका सूट में जो प्रोसीजर फ़ॉलो किया जा रहा है, वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर है जैसा कि आप एक ऑर्डिनरी सूट करते हो तो उसमें जो प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है। लेकिन जो कह रहे हैं कि सेव एज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, के इस ऑर्डर के अंदर अगर किसी जगह पे कोई चीज़ मेंशन कर दी गई है कि वहाँ पर जो ऑर्डिनरी सूट में जो प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाना है वो नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे कि आम केस के अंदर आपके पास राइट टू डिफेंस है, यहाँ पर आपके पास राइट टू डिफेंस नहीं है, आपको पहले इजाज़त देनी पड़ रही है। तो ये और समन जो है वो आम सूट के अंदर ऑर्डर 5 और रूल 2732 के तहत दायर किया जाता है। यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट जो है वो अपेंडिक्स बी का कौन-सा नंबर है? अपेंडिक्स बी फॉर्म नंबर 4 के तहत समन जारी किया जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑर्डर 37 तो हो गया कंप्लीट, लेकिन कुछ आंसर हैं कुछ क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, उनके बगैर ये हमारा ऑर्डर इनकम्प्लीट ही कंसीडर किया जाएगा। लाइक सबसे पहले तो अब आपने ये पूरा ऑर्डर 37 पढ़ लिया, अब आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि यहाँ पर
ये जो समरी प्रोसीजर है, ये जो ऑर्डिनरी सूट के प्रोसीजर से ज़रा डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है, ये अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऑर्डिनरी सूट की प्रोसीजरिंग में क्या फ़र्क है और जो समरी सूट की प्रोसीजरिंग में क्या फ़र्क है। इस एक तो ये डिफरेंस रिलेट करना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करनी है इस ऑर्डर में कि भई यहाँ पर जो आपको राइट टू डिफेंस की इजाज़त लेनी पड़ रही है, अ, और जबकि आपका आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको राइट टू डिफेंस हासिल है। अगर आपके अगेंस्ट कोई केस है तो आपको उसको डिफेंड करने का राइट हासिल है। यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपके फंडामेंटल राइट को एम्बार्गो, उस पे बाड़ लगाई जा रही है। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग नहीं हुई? और इसी तरह यहाँ पर पूरा प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया जा रहा सूट में कि भई ये प्राइमा फेशियाई केस है। जबकि आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो कहता है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट जब भी आप लोगों ने कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज करनी है तो उसे फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस यानी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लॉ आप फॉलो करें। यहाँ पर तो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इस बेस पे एक क्वेश्चन रेज हो जाता है अक्सर लॉ स्टूडेंट के माइंड में कि भाई ये समरी प्रोसीजर तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? एक तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है और एक हम लोगों ने इसका समरी प्रोसीजर और ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ द सूट के अंदर क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करना है। उसके बाद ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, यानी इसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि अब हमें ऑर्डर 37 हमें सही से हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ़र्क समझिए कि ऑर्डिनरी सूट और समरी प्रोसीजर में क्या फ़र्क है। तो ऑर्डिनरी सूट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपकी दावा स्टार्ट होता है प्लेंट के साथ। ऑर्डिनरी सूट के अंदर यहाँ पर आप ओ लिख लें कि ऑर्डिनरी सूट में सबसे पहली चीज़ होती है प्लेंट। प्लेंट के बाद जो है वो फिर आता है समन। सबसे पहले सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी के तहत आपने एक प्लेंट करनी है। प्लेंट के अंदर किस तरह वो होनी चाहिए आपकी, वो ऑर्डर 6-7 आपको बताता है सीपीसी का। फिर जब वो प्लेंट आ जाती है उसके बाद ऑर्डर 5 और सेक्शन 27 और 32 के तहत जो है वो समन जारी होते हैं। फिर जब समन जारी हो जाते हैं तो फिर आती है, बंदा डिफेंडेड होता है अपेयर। अपेयर होता है वो, अपेयरेंस से रिलेट डील करता है ऑर्डर 9 और ऑर्डर 3। ऑर्डर 9 में बताई गई कंसिक्वेंस के अपेयरेंस और नॉन अपेयरेंस कब किस स्टेज पर होनी है और ना होंगे तो क्या कंसिक्वेंस हो जाएंगे। और ऑर्डर 3 में बताया गया है जीपीसी के कि कौन पर्सन अपेयर हो सकता है डिफेंडेड के बिहाफ पे, जहाँ पे पड़ा था कि भाई इसका रिकॉग्नाइज एजेंट उसका वकील भी आ सकते हैं। सो आप फर्ज करें कि भाई ऑर्डिनरी सूट में अगर हम कॉम्प्लेक्स ना करें तो पहला स्टेज है कि प्लेट आएगी, फिर समन आएगी, फिर अपेयरेंस आएगी, उसी के साथ जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। यानी ऑर्डर 6 और 8 के तहत उसने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवा दी। अब रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाने के बाद प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होती हैं। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होंगी, यानी सेक्शन ऑर्डर 30 तक, सॉरी, जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होगी इशू फ्रेम करने से पहले पहले। मतलब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होंगी, इंटेरोगेटरीज आएंगी, डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन वगैरह हो जाएगी ऑर्डर 10, 11, 12, 13 के तहत। फिर जो है वो इशू फ्रेम होते हैं, इशू फ्रेम होंगे ऑर्डर 14 के तहत। अब इशू फ्रेम होंगे, फिर समन जारी किए जाएंगे विटनेसेस को ऑर्डर 16 के तहत, और उनकी शहादतें रिकॉर्ड होंगी ऑर्डर 18 के तहत, एविडेंस वगैरह, यानी पूरा ट्रायल कंप्लीट होगा। पूरा ट्रायल कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट, आपकी हियरिंग वगैरह हो गई, कोर्ट अब जो है वो जजमेंट अनाउंस कर देती है। अब जब जजमेंट आ जाती है तो फिर आगे फर्दर उसकी एग्जीक्यूशन होती है या पीयर रिव्यू रिवीजन, वो आगे के मैटर है। ये होता है ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग का मैटर। अब आते हैं समरी प्रोसीजर पर कि समरी प्रोसीजर में क्या होता है। समरी प्रोसीजर में क्या होता है भाई, समरी प्रोसीजर के अंदर भी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, प्लेंट करनी है। प्लेंट करने के बाद समन जाएगा, समन आ गया। अब यहाँ पर डिफेंडेंट को राइट टू डिफेंड हासिल नहीं, उसने सबसे पहले एक दरख्वास्त देनी है लीव टू डिफेंड की। लीव टू डिफेंड की उसने दरख्वास्त दी। अब दरख्वास्त दी है, इसका मतलब नोटिस जारी होगा ऑपोजिट पार्टी को कि वो आए। वही फेयर ट्रायल का की प्रूडेंस कि दूसरी पार्टी को सुना जाए और सुन के डिसाइड किया जाए। तो प्लेंटिफ को अब इस लीव टू डिफेंड की दरख्वास्त का नोटिस जाता है कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज को सुनता है। अब अगर कोर्ट अब इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर तो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है तब तो आ जाएगी डिक्री। लेकिन अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब उसी इसी पर्सन की दरख्वास्त को है उसको रिटर्न स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया जाएगा।
और फिर जब उसे रिटन स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, तो जो ऑर्डिनरी सूट के अंदर अब जो बाकी सारी प्रोसीडिंग है ना, मतलब कि इशू फ्रेम होना, फिर उसके बाद उनको समन जाना, विटनेसेस को उनकी पार्टीज़ की आर्गुमेंट्स और हियरिंग और एग्ज़ामिनेशन वगैरह होना और फिर जजमेंट आना, फिर वो सारे प्रोसेस सारे इस ऑर्डिनरी सूट की तरह के ही कंसीडर किए जाते हैं। तभी उन्होंने रूल 7 में कह दिया था कि भई इन समरी प्रोसीजर के अंदर भी ऑर्डिनरी सूट का जो मैटर और प्रोसीजर है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, लेकिन सेव एज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर सॉरी, मतलब अगर किसी जगह पे कुछ ऑपोज़िट है इस ऑर्डर में बता दिया गया है कि वहाँ पर ऑर्डिनरी प्रोसीजर वाला फॉलो नहीं होना रूल्स एंड रेगुलेशन, तब वहाँ पर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर राइट टू डिफेंड की बात हो रही है कि भई राइट टू डिफेंड यहाँ पर से हासिल नहीं, पहले से इजाज़त लेके फिर अपने आप को डिफेंड करने का राइट है। अब आ जाते हैं, अब अगर आपको और ऑर्डिनरी सूट और समरी प्रोसीजर्स का सूट जो है, उसमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि अक्सर रीडर के माइंड में आता है कि भई यहाँ पर हमें राइट टू डिफेंड हासिल नहीं है, जो कि हमारे आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट टू डिफेंस की वायलेशन है। भई यहाँ पर समरी प्रोसीजर में पूरा फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा, जो कि आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है। तो क्या इस बेस पर, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, हम समरी प्रोसीजर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल कंसीडर कर सकते हैं? इस सवाल का आंसर क्या है, इसको जानते हैं। तो ये है इस सवाल का आंसर। यहाँ पर आप बेशक स्क्रीनशॉट बना लें इसका। तो आंसर इसका ये है कि भई देखें, बेशक समरी ट्रायल जो है ना, उसे हम अनडिज़ायरेबल कंसीडर कर सकते हैं कि हम इसे मुत्तफ़िक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे राइट ऑफ डिफेंस जो है, डिफेंडेड का फंडामेंटल राइट जो है उसका, ये हर सिटीज़न का आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत राइट टू डिफेंस हर डिफेंडेड का राइट है, उस पर ये बार लगा रहा है, उस पे एम्बार्गो लगा रहा है कि भई आप इजाज़त लो और फिर डिफेंड करो। इस बेस पे ये एक अनडिज़ायरेबल ट्रायल तो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना होने के पीछे इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये कि भई ये ट्रायल कानून के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि भई देखिए लॉ में एक्सप्रेसिवली तौर पर बता दिया गया कि आपके जो कमर्शियल मैटर्स हैं या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मैटर्स से जो रिलेटेड आपके केसेस हैं, उनमें होना ही समरी ट्रायल है, समरी प्रोसीजर फ़ॉलो होना है। इसका मतलब हम अल्ट्रा वायर्स तो कुछ नहीं कर रहे, जो हमें कानून कह रहा है हम तो वो फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तो मैट का एक्शन जो है ये समरी प्रोसीजर का, ये हो तो कानून के मुताबिक ही रहा है, तो इसलिए हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। इसके मतलब एक केस लॉ है जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि साइटेशन है पीएलडी 2012 लाहौर पेज नंबर 461। इस केस लॉ में ये लॉ का प्रिंसिपल हेल्ड किया गया है कि अगर लॉ रिक्वायर करता है कि कोई चीज़ किसी पार्टिकुलर मैनर में हो, तो फिर ये आप पर लाजिम है कि वो चीज़ आप उसी लिहाज से करें, क्योंकि अगर आपने उस तरह ना की तो वो कंसीडर किया जाएगा कि वो लॉ की वायलेशन है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी जगह पे कानून में शेल का वर्ड लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये कानून का तकाजा है कि मैंडेटरी प्रोविजन है, ऑब्लिगेशन लग गई है, आपने उसी तरह करना है। तो बेसिकली समरी प्रोसीजर भी बता दिया गया है कि किन मैटर में कानून में कि इनमें यही फॉलो होना है। तो जब अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं तो हम लॉ की हदूद में रहते हुए कर रहे हैं, हम लोग हमारा कोई एक्शन अल्ट्रा वायर नहीं है, तो लिहाजा ये लॉ के मुताबिक है। जब ये लॉ के मुताबिक है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? दूसरा रीज़न ये कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो इसकी वजह ये है क्योंकि ये आर्टिकल 37 क्लॉज़ डी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के एम्बेड में स्कोप में फ़ॉल करता है। अब वो किस तरह फ़ॉल करता है? भई देखें, आर्टिकल 37 क्लॉज़ डी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता था कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि सस्ता और फ़ौरी इंसाफ मुहैया करे। तो समरी ट्रायल में भी हम देखें कि ऑर्डिनरी ट्रायल की तरह ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। ये चीप है, अनएक्सपेंसिव है और ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमा फ़ेसाई केस होता है, नज़र आ रहा होता है और प्रोसिक्यूशन के पास सबूत नहीं होता कोई अपने केस को साबित करने, या डिफेंडेड के पास अपने आप को डिफेंड करने का कुछ नहीं होता। तो जो कोर्ट को नज़र आ रहा है तो कोर्ट बेफिजूल उन्हें कहेगी नहीं अब मैं आपको फिर सुनूंगी, नहीं अभी आप और सबूत इकट्ठे करें, जब किसी के पास कुछ है ही नहीं। कोर्ट का प्रीशियस टाइम है, जो नज़र आ रहा होगा उस हिसाब से फिर वो फैसला कर देगी, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होती हैं कोर्ट और वकील, तो उन्होंने तो उसके मुताबिक ही चलना है ना। तो इस बेस पर आप कह सकते हो कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल नहीं है समरी ट्रायल, और इसमें कोई लॉ की वायलेशन नहीं हो रही, फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं हो रही। बस ये इतना है कि इसे अनडिज़ायरेबल राइट कंसीडर किया जाता है। अगर अब
लॉ की खूबसूरती इस चीज़ में है कि आप लोगों के पास कोई ना कोई हम लोग आपस में एक-दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तभी हम कहते हैं कि एक मर्डर केस के अंदर कुछ श्रेणियों में एक मुलज़िम जो है वो बच जाता है, लेकिन कोई मुलज़िम को फांसी की कैद हो जाती है, किसी को उम्र कैद हो जाती है। तो ये मेरी रिसर्च थी कि मैंने इसके मतलब ये पॉइंट्स निकाले कि मे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल नहीं है। अब जो भी कोई स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर वो उससे मुत्तफ़िक नहीं करता, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में अपनी रिसर्च करें और उसके बारे में बताएँ कि आपके नज़दीक अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर अगर पास इससे मुतल्लिक़ कोई और ओपिनियन है, तो काइंडली आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं और अगर नहीं है, आप इससे एग्री करते हैं, तो वेल एंड गुड।